हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जिसमें से क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन बहुत ही रेयरली आते हैं, लेकिन फिर भी ये अगर आपके सिलेबस में तो आपको कवर करना चाहिए। दोस्तों, इसके पहले मैंने चैप्टर नंबर 12 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। आई होप आपने वो देखा हो, क्योंकि वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले बिना वेट के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 को, जहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है? जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है और उस प्रोसेसिंग को गैप लगाकर करता है। गैप यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाकर उसको प्रोसेस करता है और एक फाइनल रिपोर्ट देता है। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके लिए टैली सबसे बेहतर एग्जांपल होगा, क्योंकि टैली बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो टैली जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, जो कि कंप्यूटर का यूज करता है और साथ ही आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से बनाकर आपको रिपोर्ट पेश करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। अभी सभी अकाउंटिंग सिस्टम के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है मैनुअल और एक होता है कंप्यूटराइज्ड। देखो, फर्स्ट इट हैज टू वर्क अंडर अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि जो भी लॉस एंड रेगुलेशंस बने हैं अकाउंटिंग के, वो फॉर एग्जांपल कैश नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, स्टॉक नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, तो इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली मेन पार्ट पे आता हूँ। एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हैज टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स। दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हर सिस्टम की। पहला, अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क, जहां पर सेट ऑफ प्रिंसिपल कोडिंग एंड ग्रुपिंग स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग होगा। यानी कि अकाउंटिंग का फ्रेमवर्क बना रहना चाहिए कि किस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो हमारी अकाउंटिंग होगी। देखो, फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? आपको पता है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट बनता है वो अलग मेथड से बनता है, और जो प्रोपराइटरशिप रहता है, पार्टनरशिप रहता है, उसका बैलेंस शीट अलग अलग मेथड से बनता है। तो ये जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ये हमें पहले कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा। कैसे सिखाएंगे हम? कोडिंग करके, ग्रुपिंग करके स्ट्रक्चर को हम सिखाएंगे कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा। दूसरा होता है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इट इज अ वेल डिफाइंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ब्लेंडेड सुटेबली विद द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसको ऑपरेट करना हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेसिंग वाला सिस्टम बना देते हैं तो सिस्टम तो बन जाएगा, लेकिन उसको यूज करने वाले यूजर्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये बात का हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है यहाँ पर द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन हैज फोर बेसिक रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड बिलो। कोई भी एप्लीकेशन होता है उसमें मेजरली चार डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड इंटरफेस, दूसरा होता है बैक एंड डेटाबेस, तीसरा होता है डेटा प्रोसेसिंग, और चौथा होता है रिपोर्टिंग सिस्टम। तो ये चार बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है सारे के सारे डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन की। तो फ्रंट एंड में क्या होता है? इट इज एन इंटरेक्टिव लिंक और डायलॉग बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थ्रू विच द यूजर कम्युनिकेट टू बैक एंड डेटाबेस। देखो, फ्रंट एंड यानी कि जो भी आपको सामने दिखता है सॉफ्टवेयर की, वो होता है फ्रंट एंड। बैक एंड डेटाबेस यानी कि जो भी डेटा स्टोर्ड रहता है आपका कंप्यूटर में, वो होता है आपका बैक एंड। तो जब आप ऐप को यूज करते हो तो आपको खाली फ्रंट एंड दिखता है। फ्रंट एंड क्या करता है? आपको हेल्प करता है आपके बैक एंड से डेटा को लेकर आने में। तो जो सेकंड वाला है बैक एंड डेटाबेस, वहां पर डेटा स्टोरेज सिस्टम है जो कि यूजर से छुपा हुआ रहता है, उसको डायरेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे यूजर डिमांड करता है तो उसको वो बैक एंड से लाकर इंफॉर्मेशन जो है फ्रंट एंड में पेश की जाती है।
फिर आती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग यानी कि जो भी डेटा रहता है उसको प्रोसेस करके उसका इंफॉर्मेशन बनाना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जर्नल एंट्री है तो कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली लेजर में कन्वर्ट करेगा और फिर ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाकर देगा। तो ये होता है डेटा प्रोसेसिंग। फिर आता है रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर आपको एट द एंड रिपोर्ट जनरेट करके देगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों रिपोर्ट में आते हैं। तो ये तीनों रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा। तो ये होता है 4 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन, जहां पर एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है रिपोर्ट्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक आता है कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखो यहाँ पर जो मैनुअल अकाउंटिंग की जाती है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जाती है उसमें क्या डिफरेंस है। आइडेंटिफाइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज कॉमन टू बोथ मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना दोनों मैनुअल और कंप्यूटराइज सिस्टम में दोनों में इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई तो आप ट्रांजैक्शन को अपने माइंड के थ्रू करते हो ना, कि कौन सा ट्रांजैक्शन रिसिप्ट है, कौन सा पेमेंट है, कौन सा इनकम है, कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो ये आपको पहले एंट्री करनी पड़ती है अपने माइंड में, फिर आप उसको या तो मैनुअली करते हो या तो कंप्यूटर के थ्रू करते हो, इसलिए आइडेंटिफाइंग दोनों में होता है। उसके बाद होता है रिकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज यानी कि जर्नल एंट्रीज जो है वो पास होती है, लेकिन यहाँ पर जो भी डेटा कंटेंट होता है उसका वो वेल डिजाइन अकाउंटिंग बेस में जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। यानी कि जब आप जो है अगर मैनुअली बुक्स बना रहे हैं तो आप मैनुअली एंट्री पास करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और वो एंट्री आपके एक पेज में रहती है, बस एक पेज में रहती है, जहां पर आपने लिखी वहीं पर रहेगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग करते हो तो वो आपकी खाली एक पेज में नहीं होती, आपकी एक जर्नल एंट्री से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको लेजर बना लेता है, ऑटोमेटिकली उसको ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट लॉस में कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है, ये सारी चीजें कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एंट्री आर फर्दर क्लासिफाइड बाय पोस्टिंग इनटू लेजर अकाउंट्स। दिस रिजल्ट इन ट्रांजैक्शन डेटा डुप्लीकेशन, है ना। तो जब आप मैनुअली करते हो तब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, उसके बाद उसको ले जाना है आपको लेजर अकाउंट में, उसके बाद उससे ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन ऐसा क्लासिफिकेशन आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं करना पड़ता, यहाँ पर कोई भी डेटा डुप्लीकेशन प्रोसीजर नहीं रहता है। डेटा जो है वो सीधा स्टोर हो जाता है और फिर उसी डेटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन बनाया जाता है और फिर आपको जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो है वो अवेलेबल रहता है इन वेरियस रिपोर्ट्स, यानी कि कहाँ पर कौन सा डेटा जाएगा वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर आता है समराइजिंग। The transactions are summarized to produce trial balance in manual accounting system by ascertaining the balance of various account. As a result, preparation of ledger becomes a prerequisite for preparing the trial balance. However, in computerized accounting, the originally stored transaction data are processed to churn out the list of balances of various accounts to be finally sold in the trial balance report. The generation of ledger account is not a necessary condition for producing trial balance in a computerized accounting system. समराइज का क्या मतलब होता है। अगर आप मैनुअल एंट्री हम लोग अभी तक सीख रहे हैं तो मैनुअल में क्या करते हैं, सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज सिस्टम में करोगे तो जर्नल एंट्री बस पास करनी है, आपको लेजर नहीं बनाना, सीधा आपका ट्रायल बैलेंस बनकर आ जाता है। तो ये आपका कंप्यूटराइज सिस्टम में फायदा होता है। फिर होता है एडजस्टिंग एंट्रीज का। मैनुअल सिस्टम में हमें एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस साल का अकाउंट क्लोज करके अगले साल के अकाउंट में ले जाना होता है बैलेंसेस, इसीलिए। तो यहाँ पर किसी एक्सपेंस को मैच करने के लिए और बहुत सारे इनकम का एडजस्टमेंट जो है हमें करना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीजें। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जर्नल वाउचर बनते हैं जो कि ऑटोमेटिकली मैचिंग प्रिंसिपल लगाते जाते हैं, ठीक है। और फिर वो उसको जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो एडजस्ट कर देंगे सारी एंट्रीज को और उसके एरर को, और फिर जो है वो ऑटोमेटिकली आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर रेक्टिफाइंग एन एरर ऑफ प्रिंसिपल बाय हैविंग रिकॉर्डेड अ रॉन्ग वाउचर सच अप यूजिंग पेमेंट वाउचर फॉर अ रिसिप्ट ट्रांजैक्शन। देखो पहली बात तो कंप्यूटर में आप कोई भी एंट्री गलत नहीं पास कर सकते,
गलत से मेरा मतलब है गलत अमाउंट, क्योंकि देखो एक बार आपने डेबिट का अमाउंट डाल दिया तो जब तक डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट से मैच नहीं होगा वो जर्नल एंट्री पास ही नहीं होगी। तो ये आपके लिए एक सिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैनुअली, तो मैनुअली हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो जाए, तो ये एक फायदा है। और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी गलती रहती है एडजस्टमेंट की, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देता है। लेकिन अगर आपसे कोई भी गलती हो गई वाउचर सेलेक्ट करने में, यानी कि अगर आपने पेमेंट की एंट्री रिसिप्ट में मार दी, तो फिर उसको कंप्यूटर ठीक नहीं करेगा, तो आपको जो है वो गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनुअल सिस्टम में आपको ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आप इसको कंप्यूटराइज सिस्टम से करते हो तब। फिर आता है क्लोजिंग द बुक्स। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट द अकाउंटेंट मेक्स प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर जो भी रिवर्स जर्नल एंट्रीज है उसको पास करनी पड़ती है अकाउंट को क्लोज करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है टैली में या फिर किसी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रहे हो तो आपको खाली डेट और ईयर चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर मैं बात करूँ एडवांटेज की, तो स्पीड की बात मैंने पिछले चैप्टर में की थी, एक्यूरेसी की बात भी की थी, रिलायबिलिटी की बात भी की थी मैंने कि स्पीड बहुत रहता है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करता है, कभी भी प्लस माइनस इन मल्टीप्लिकेशन इसका गलत नहीं होता। जब भी हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है और वो भी एकदम सही मिलती है, तो हम उसके ऊपर रिलायबल है और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रहती है। यानी कि अगर आप एक भी एंट्री एक्स्ट्रा पास करोगे तो वो अकाउंटिंग सिस्टम उस एंट्री को कैलकुलेट करने के बाद ही आपको रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। रियल टाइम यूजर इंटरफेस रहता है कि जैसे भी आप एंट्री मारोगे वैसे ही आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन प्रोडक्शन, जो भी आप जर्नल एंट्री मारोगे उससे कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। स्केलेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मैं मैनुअली अकाउंटिंग करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे अकाउंटेंट लगेंगे अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा रहा तो। लेकिन अगर कंप्यूटर है तो मेरा एक अकाउंटेंट सारी एंट्रीज कर सकता है बहुत ही ईजिली। फिर आता है लेजिबिलिटी, जो भी डेटा डिस्प्ले होता है वो हम अच्छे से उसको देख सकते हैं, उसमें कोई भी गलती, कोई भी गंदगी नहीं होगी। जैसे कि अगर हम मैनुअल में मैं किसी कॉपी में लिखूं, नोट बनाऊं, तो नोट में हो सकता है कि आपको 0 की जगह 8 दिखे, कुछ मेरा हैंडराइटिंग ही इतनी गंदी हो कि आपको समझ ना आए, तो वैसा कंप्यूटराइज सिस्टम में नहीं होता। तो यहाँ पर लेजिबिलिटी अच्छी रहती है, एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी रहती है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है, आपको ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्ट जो आते हैं वो सारे क्वालिटी रिपोर्ट आते हैं जो कि एकदम ट्रू रिपोर्ट्स रहते हैं, इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। अगर आपने जर्नल एंट्री सही पास की है तो आपका रिपोर्ट भी डेफिनेटली सही जनरेट होगा। फिर MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से जो है रिपोर्ट जनरेट होती है बहुत सारी, जिसको आप अपने बिजनेस रीजन में यूज कर सकते हो, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। ये सारी चीजें जो है MIS रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके दे देता है। फिर आता है स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी कि अगर आप मैनुअली एंट्री करते हो तो आपको जो है उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप CD-ROM, पेन ड्राइव, कहीं भी इसको, गूगल ड्राइव या फिर कहीं पे भी इसको स्टोर कर सकते हो। मोटिवेशन एंड एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप मैनुअल काम होगा तो एम्प्लॉय आपके पास कम मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेटेड काम रहेगा तो एम्प्लॉय भी आपके सिस्टम में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। फिर आते हैं लिमिटेशन, क्या क्या है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बहुत बढ़ जाता है, लोगों को टैली सिखाना पड़ता है, और टैली का जो प्राइस है सीखने का वो भी 10,000 के आसपास बैठता है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे तो। इसके बाद आता है स्टाफ ओपोजिशन, यानी कि जो भी मैनुअली काम कर रहे हैं स्टाफ अगर 10 कर रहे हैं तो अभी ऑटोमेटेड में खाली 2 ही लगेंगे, तो यहाँ पर जो 8 लोग हैं उनकी जॉब छूट जाएगी, तो वो इसका अपोज कर सकते हैं। डिसरप्शन, कभी कभी क्या होता है कि अगर मान के चलो हमारा इंटरनेट खराब हो गया या फिर अगर पावर चले गया तो हमारा डिसरप्शन कॉज हो जाता है, फिर सिस्टम का फेलियर हो गया तो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर मान के चलो वायरस ने अटैक कर लिया वायरस ने अटैक कर दिया हमारे सिस्टम को, तो वो हमारा सारा डेटा ले जा सकता है। इनएबिलिटी टू चेक अनएंटिसिपेटेड एरर्स,
देखो कंप्यूटर में कुछ कुछ ऐसे एरर्स होते हैं, अगर कोडिंग में एरर हो गया तो आप उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको कोडिंग करना नहीं आता। जिसने कोडिंग किया वही खाली उसको ठीक कर सकता है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। बीचेस ऑफ सिक्योरिटी यानी कि आपका डेटा कॉपी हो सकता है बहुत ही ईजिली, और इल इफेक्ट ऑन हेल्थ, अगर आप ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के सामने बैठे रहेंगे तो आपकी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। फिर आता है सोर्सिंग ऑफ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे लेना चाहिए, ये यहाँ पर बताया है। when the computerized is implemented to replace the manual system or when the current computer system needs to be replaced with a new one। देखो दो टाइप की सोर्सिंग होती है। पहली तो ये कि अगर आपके पास मैनुअल वर्क है तो आप कंप्यूटराइज में कन्वर्ट कर रहे हो। दूसरा तो ये कि अगर आपके पास कंप्यूटराइज है लेकिन आप एक नए सिस्टम की तरफ जाना चाहते हो। फिर आता है अकाउंटिंग पैकेजेस। एवरी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज इम्प्लीमेंट टू परफॉर्म द अकाउंटिंग एक्टिविटी एंड जनरेट रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। The accounting packages are classified into following categories: ready to use, customize और tailor। ready to use यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इंस्टाग्राम तो ready to use है, फेसबुक ready to use है, टेली जो है वो ready to use है। कस्टमाइज्ड मैं करूँ तो अगर आपको अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से कोई प्रोग्राम को बनवाना है तो उसको आप कस्टमाइज करा सकते हो। टेलर चाहिए यानी कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए चाहिए तो भी आप जो है अकाउंटिंग पैकेज ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हो कि टेलर्ड का मतलब क्या होता है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। फिर यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन दिया गया है कि रेडी टू यूज स्मॉल बिजनेस में आता है, कस्टमाइज लार्ज में और टेलर्ड लार्ज बिजनेस में। फिर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन लो, हाई और टेलर्ड का बहुत हाई रहता है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीक्रेसी लो, हाई और हाई, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा टेलर्ड रहता है तो टेलर में सब चीज रहेगी। नंबर ऑफ यूजर रेडी टू यूज में लिमिटेड, कस्टमाइज में एज पर स्पेसिफिकेशन और इसमें अनलिमिटेड। लिंकेज टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम रेस्ट्रिक्टेड, यस यस। एडेप्टेबिलिटी हाई, रिलेटिवली हाई और स्पेसिफिक। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट लो, मीडियम और हाई, क्योंकि टेलर मेड जो है वो उसमें हाई रिक्वायरमेंट्स रहती है। फिर आता है जेनरिक कंसिडरेशन बिफोर सोर्सिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, क्या ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता, क्या हमारे सारे लोग इसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते। तो ये हमें सबसे पहले जानना होता है कि हमारा अकाउंटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर हम बिजनेस को चेंज करें तो क्या ये उस बिजनेस के हिसाब से कंपेटेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें हम फ्लेक्सिबिलिटी में देखते हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, क्या हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कॉस्ट हमारे लिए उठा पाना संभव है कि नहीं है, क्या वो हमारे यूज से ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो ये हमें कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस देखना पड़ता है। फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है। अगर मैं 5 ठेला खोल के बैठा हूँ तो मेरे को अकाउंटिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मेरा टर्नओवर करोड़ों में ना हो। तो ऐसे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्वायर करना होता है। ईज ऑफ एडॉप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स, एट दी एंड आपको ये भी देखना होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज इस पे काम करने वाले हैं क्या उन एम्प्लॉय को कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या फिर वो इसको पिछले वाले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जैसे ही यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कौन से रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, कौन से यूटिलिटीज फैसिलिटीज आपको दी गई हैं, ये भी हम चेक करते हैं। फिर यहाँ पर कितनी सीक्रेसी है हमारा डेटा, क्या कंपनी हमारा डेटा ले रही है, क्या हमारा डेटा कॉपी हो रहा है, क्या इसमें पासवर्ड रखने के लिए ऑप्शन है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। फिर एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग डेटा फैसिलिटी, यानी कि क्या हम इस डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इसको पीडीएफ में या फिर वर्ड फाइल में ले जा सकते हैं, क्या हम डेटर्स के बैलेंस को वर्ड फाइल में ले जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डेटा फैसिलिटी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बारे में भी चेक होती है। फिर आता है कि वेंडर का रेपुटेशन क्या है और इसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या हम इसको खरीदने के बाद ये हमें अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आज क्लास 11th का सारा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। दोस्तों आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं डाउट को सॉल्व करूंगा। और इसके बाद मिलते हैं हम क्लास 12th में, और आपके लिए क्लास 12th के वीडियोस भी जो है वो मैं बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।